जय माता जी की हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के तीसरे उत्तराधिकारी सम्राट अशोक के बारे में। इससे पहले हमने जाना मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार उस राजगद्दी पे बैठा। बिंदुसार के बाद में तीसरा उत्तराधिकारी सम्राट अशोक हुआ था। इसके बारे में जानकारी हम उपलब्ध करवाते हैं कि बिंदुसार के लगभग 101 पुत्र थे। उसमें सबसे घनिष्ठ और बलशाली जो था वो सम्राट अशोक ही माना गया है। किंतु बिंदुसार सम्राट अशोक के बिल्कुल खिलाफ थे, वो बिल्कुल भी उनसे प्रेम नहीं करते थे। और इसी पक्ष में जब बिंदुसार के अमात्य प्रधानमंत्रियों और दरबारी गणों की बात करें तो वो सभी सम्राट अशोक के पक्ष में थे। वो उसे बिंदुसार के बाद में मगध की राजगद्दी पे देखना चाहते थे। अब बात यहाँ आती है कि सम्राट अशोक अब उस गद्दी पर कैसे बैठे। तो जब बिंदुसार अपने अंतिम पड़ाव पे थे और बीमार पड़ गए थे, तब उन्होंने अपने अमात्यों प्रधानमंत्रियों से बात की और बोला कि मेरे सबसे बड़े पुत्र सुशील को मगध की राजगद्दी पर बिठाना है मेरे बाद में। किंतु प्रधानमंत्री जो थे बिंदुसार के और अमात्य जितने भी थे वो बिल्कुल भी सुशील को नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उस युग के सम्राट अशोक को मानते थे। इस बीच बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार की मृत्यु के समय में ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक उज्जैन का इलाका संभाल रहे थे। उज्जैन पे वो अपना शासन उनको दिया हुआ था, वो शासन वहाँ उज्जैन में संभाल रहे थे। तो मृत्यु के बाद सम्राट अशोक मगध आ गए थे, और बाद में फिर उन्होंने जितने अपने बिंदुसार की दूसरी रानियों के पुत्र भी थे और सबको सम्राट अशोक ने मार डाला। और सबको मारने के बाद में मगध की राजगद्दी पे विराजमान हो गए। मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और उत्तराधिकारी बनने में अमात्यों और प्रधानमंत्री दरबारी गणों ने सम्राट अशोक की पूरी सहायता की। अब इतना बड़ा साम्राज्य सम्राट अशोक के अंडर में आ चुका था। उत्तर पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र तक इतना बड़ा साम्राज्य जो निरंतर चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार द्वारा आगे से आगे फैलाया गया, वो पूरा सम्राट अशोक के अधीन हो चुका था। किंतु सम्राट अशोक की और विस्तार करने की भावना चल ही रही थी कि साम्राज्य विस्तार और करना है। इस बीच उसकी नजर कलिंग राज्य पर पड़ी। कलिंग उस समय में एक स्वतंत्र राज्य था और मगध से ज्यादा सीमाएं नहीं थी उसकी। कुछ दूरी तो थी पर इतनी ज्यादा दूरी नहीं थी, उस पर अटैक किया जा सकता था। किंतु वहां की सेना इतनी शक्तिशाली थी, हजारों की संख्या में घुड़सवार, हाथी दल और पैदल लाखों की संख्या में सैनिक होने के कारण मौर्य साम्राज्य कभी भी इस पर अटैक नहीं कर पाया। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने भी कभी यहाँ पर अटैक नहीं किया, इसीलिए मौर्य साम्राज्य के समय भी शुरू से ये राज्य स्वतंत्र रहा। किंतु सम्राट अशोक की नजर निरंतर कलिंग राज्य पर पड़ी हुई थी कि भाई इसे जीतना है और अपने अधीन करना है। मौर्य साम्राज्य के अधीन कलिंग को लेना इतना शक्तिशाली राज्य है। और यहाँ से सम्राट अशोक ने अपनी सेना संगठित करनी प्रारंभ कर दी, क्योंकि उसे ये तो मालूम था कि कलिंग की सेना इतनी सुदृढ़ और संगठित है कि उसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। और मौर्य साम्राज्य में भी कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार द्वारा इस कलिंग पे कभी आक्रमण नहीं किए गए, इतनी विशाल सेना थी। तो अब सम्राट अशोक ने अपनी सुदृढ़ सेना स्थापित की। इतनी बड़ी सेना उसने तैयार की और सेना का संचालन खुद सम्राट अशोक ने अपने हाथ में लिया और कलिंग पे आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उधर कलिंग की सेना भी पूर्ण रूप से तैयार थी इस आक्रमण के लिए और युद्ध करने के लिए। किंतु सम्राट अशोक ने कलिंग को चारों तरफ से घेर कर इतनी सुदृढ़ तरीके से आक्रमण किया कि उस भीषण आक्रमण से कलिंग की पूरी सेना तितर बितर हो गई और ज्यादा देर वो सेना टिक नहीं पाई। इतनी विशाल सेना होते हुए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और भीषण नरसंहार हुआ। और भीषण नरसंहार में कलिंग की सेना का भी बहुत नुकसान हुआ और अशोक के सैनिकों का भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हालांकि अशोक वो युद्ध जीत गए,
युद्ध जीतने के बाद भी अशोक के सैनिकों ने वहां की प्रजा पे अत्याचार करने चालू कर दिए और प्रजा पे भी नरसंहार किया और असंख्य प्रजा उस समय में वहां पे मारी गई। और जब अशोक को ये पता लगा कि युद्ध वो कलिंग युद्ध जीत चुका है, कलिंग मौर्य साम्राज्य के अधीन आ चुका है, तो उसने कलिंग राज्य के अंदर प्रवेश किया। कलिंग राज्य के अंदर प्रवेश करने के बाद जो उसने वो भीषण नरसंहार देखा, भीषण नरसंहार देख के वो व्यथित हो उठा। मतलब वहां की सेना के अलावा वहां की प्रजा के साथ भी नरसंहार हुआ और प्रजा खून खराबा इतना ज्यादा देखा उसने कि वो घबरा गया। उसके दिमाग में विचार आया कि मैंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इतनी अपनी प्रजा के साथ इतना बड़ा हित कर दिया, ये तो मेरी प्रजा है। युद्ध जीतने के बाद भी ये तो कलिंग मेरे अधीन होना था और ये मेरी स्वयं की प्रजा है, मैंने इस प्रजा के साथ इतना नरसंहार कर दिया। उसी वक्त उसने अपने हाथ में जो हथियार शस्त्र थे सारे त्याग दिए और उसी समय उसने प्रण लिया कि आज के बाद मैं कभी भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा और वो धर्म के मार्ग पे निकल पड़ा। धर्म के मार्ग में निकलने के बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और पूरा मौर्य साम्राज्य उसने त्याग कर दिया, मगध की गद्दी उसने छोड़ दी। अब इस मगध को कौन संभालेगा? उसके बाद में बौद्ध साम्राज्य अपना बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में इसने सम्राट ने पूरे विश्व की यात्राएं की, पूरे विश्व में इसने इस धर्म को फैलाया और महात्मा बुद्ध के जहां जहां जिस जिस स्थान से संबंध रहे, जहां जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, कहाँ उन्होंने रहे, हर जगह की इसने यात्राएं की और उस धर्म का प्रचार चारों तरफ फैलाया। तो इतने बड़े युद्ध और नरसंहार को देखने के बाद में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके हृदय में प्रजा के प्रति भावना जगी, उन्होंने सबका उद्धार किया और उसके पास जितना धन था उसने प्रजा में खूब लुटाया, खूब बांटा। कोई नदी के किनारे कोई करोड़ों रुपए का हार उसका दान देना भी बताया गया है। जितना था उसने खूब दान किया और इस तरह से सम्राट अशोक का पूरा शासन रहा। इसके आगे भी हम चलेंगे। इसके बाद में इनके उत्तराधिकारी, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों का विशेष कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य का किस तरह पतन हुआ, हास हुआ, आगे के उत्तराधिकारी कैसे संभाल पाए, नहीं संभाला, इसकी जानकारी भी हम आने वाले भाग में उपलब्ध कराएंगे। जय माता जी की। मंगल सिंह, राव मादड़ा।